नमस्कार विद्यार्थियों। भाषा, व्याकरण एवं लिपि के टॉपिक पर हमने कल पढ़ा था भाषा की परिभाषा को और भाषा के दो मुख्य रूप, मौखिक और लिखित, दोनों की परिभाषाएं, दोनों में अंतर। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि भाषा विज्ञान के विद्वानों ने भाषा के दो प्रकार बताए, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा में आपसी बातचीत होते हैं, जबकि लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से समस्त अभिव्यक्ति का प्रकाशन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लिखित भाषा में लिपिबद्ध शैली को हम अपनाते हैं। विद्यार्थियों, लिखित भाषा या लिपि ही भाषा की पहचान होती है। संसार में आज जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी बोली और भाषा भिन्न होने से उनकी लिपि भी भिन्न भिन्न है। आज हम अब आगे इसका अध्ययन को बढ़ाते हैं। भाषा के देखो मुख्य रूप तो दो बताए थे आपको, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। इनकी जो परिभाषा मैंने आपको बताई, आप यही प्रयास करो कि जो मैंने आपको लिखित रूप में वीडियो में दर्शाई है उसी परिभाषा को याद रखो आप, क्योंकि सरल शैली में वो लिखा हुआ है। इसके अलावा भाषा के और भी रूप बनते हैं, इनके भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। इसमें सीधा प्रश्न बनता है एक तो कि भाषा के मुख्य दो रूप कौन से होते हैं, तब तो इसका उत्तर बनता है उसके दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। और इसमें एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि भाषा के विविध रूपों का वर्णन कीजिए, तब इसमें बहुत से रूप है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इनके बिंदुओं का हम संक्षिप्त वर्गीकरण, उनका वर्णन प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर जो भाषा के विविध रूप में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें क्या छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। वैसे इस टॉपिक से 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, लेकिन कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अपने व्याकरण में 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं अधिकांश, और इन छोटे छोटे अंकों से ही अपना परिणाम आगे बढ़ सकता है। तो भाषा के विविध रूप, अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं, जिन पर हम यहाँ विचार करेंगे। तो भाषा के जो अनेक रूप हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या बताया है कि व्यक्ति परस्पर अपने संपर्क अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, बढ़ाते भी हैं, और संपर्क के फलस्वरूप हमें विविध भाषाएं सुनने को, पढ़ने को मिलती है। तो भाषा के विविध रूप में पहला जो बिंदु है वो है मूल भाषा। अब हम यह चर्चा करेंगे कि मूल भाषा क्या होती है। जैसा कि इसके वर्णन में मैंने दर्शाया है कि विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी एक ही भाषा रही होगी, चाहे अभी हमें उसका ज्ञान नहीं है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा बहुरूपीय परिवार है। देखो, इसमें एक प्रश्न यही बनता है कि भारतीय भाषा का संबंध किससे है। तो भारतीय भाषा का संबंध है बहुरूपीय परिवार से। भारत और यूरोप के क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं को मिलाकर एक परिवार का रूप दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था कि विश्व में अनेक भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं को पारिवारिक वर्गीकरण किया गया, परिवार के नाम के आधार पर उनको पहचाने, ऐसा उनका वर्गीकरण किया गया। हम अपने को ले लें, हम भी अपने परिवार के नाम पे पहचाने जाते हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा टुकड़े कर लिए, जाति, धर्म, संप्रदाय, फिर मोहल्ला, गांव, कस्बा। लेकिन इसी तरह से भाषा को कैसे पहचाने, इनके लिए विद्वानों ने क्या किया
कि जिन भाषाओं में कुछ समानता थी, उसी समानता के आधार पर उन भाषाओं को मिला करके एक परिवार बना दिया। जैसे अपने भी ले लो, प्राचीन जो अपनी संस्कृति है उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी, उसमें वर्ण व्यवस्था थी। वर्णों के आधार पर धीरे धीरे उनके कर्म को ध्यान में रखते हुए वर्ण निर्धारित किए गए थे और फिर वर्ण से धीरे धीरे बन गई जातियां। इसी तरह से जिन भाषाओं में कुछ समानताएं थी, उन भाषाओं को मिला करके एक परिवार का नाम दिया। तो अपनी भारतीय भाषा, अपनी जो हिंदी भाषा है, इनको, इसकी समानता भारत में ये भाषा हो गई। इसके अलावा यूरोप प्रांत में जो और भाषाएं थी, इनमें कुछ समानताएं थी। उन्हीं समानताओं के आधार पर इन आसपास की समस्त भाषाओं का एक परिवार बनाया और उस परिवार को नाम दिया भारोपीय परिवार। इसमें देखो एक बात सबसे पहले पढ़ी हमने कि विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी एक ही भाषा रही होगी। विद्यार्थियों, ऐसा माना गया है कि संसार में सबसे पहले जो आदि मानव था ना, जब से उसने कुछ बोलना सीखा, उसने भाषा का उपयोग करना शुरू किया, तो ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे पहले कोई एक ही भाषा रही होगी। फिर उनमें से कुछ अलग अलग इसके टुकड़े बनते गए, थोड़े परिवर्तन से अलग अलग भाषाएं बनी। तो इसी तरह से अपने जैसे मान लो भारत की भाषा को अगर लें, तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई अपने भारत की सबसे जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत भाषा थी, ऐसा हमारा मानना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत में सबसे पहले संस्कृत बोली गई थी। हो सकता है उससे पहले भी कोई और भाषा रही होगी, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया कि रही होगी, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं। तो इस तरह से मूल भाषा में कोई विशेष नहीं है। इसमें एक प्रश्न ये बनता है विशेष है कि अपनी जो भारतीय भाषा है, जिसका उपनाम आर्य भाषा भी है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भारोपीय परिवार से है। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु बनता है वो है विभाषा। विभाषा क्या होती है विद्यार्थियों? इसकी देखो परिभाषा मैंने लिखी है, परिचय। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। बोली तो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और विभाषा बोली से भी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती है। इन भाषाओं, यहाँ पर थोड़ी त्रुटि है, इन भाषाओं में शासन का कार्य संचालन भी होता है। यहाँ पर बसो नाम आया है, यहाँ पर भाषा नाम है, ठीक है ना। भाषा विभाषा, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, इसके समझाता हूँ पहले कि जैसे अपने राजस्थान प्रांत को लेते हैं। अपने राजस्थान प्रांत की जो भाषा है वो है राजस्थानी, हो गई ना। तो देखो मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा है पहले कि एक विभाषा, तो अपनी एक राजस्थानी भाषा ने इसको एक विभाषा का रूप मानते हैं कि अपनी राजस्थानी भाषा है वो एक विभाषा है। भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती। अपनी राजस्थानी भाषा ना, इसमें फिर अलग अलग बोलियां, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, गोडवाड़ी, इसी तरह से मारवाड़ी, मालव क्षेत्र की ले तो मालवी, इधर अपने भरतपुर के जिस क्षेत्र के आसपास है यहाँ पर बोली जाती है ब्रज। तो ये सारी क्या होगी? बोलियां।
आप समझे होंगे कि आप राजस्थानी भाषा को मानिए कि राजस्थानी भाषा है वो एक विभाषा है। इस विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिलती भी हैं, लेकिन ज़्यादा मिले ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इस विभाषा में शासन कार्य भी होता है। अपने राजस्थानी भाषा को पूर्ण मान्यता नहीं मिली है, इसलिए अपने राजस्थानी भाषा में शासन कार्य संचालित नहीं हो रहा है। नीचे उदाहरण दिए मैंने, जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी। ये संविधान की अनुसूची में इन भाषाओं को शामिल किया गया है। हम देखते हैं कि गुजरात में शासन कार्य वो गुजराती भाषा में हो रहा है, पंजाब का शासन कार्य वो पंजाबी भाषा में हो रहा है, महाराष्ट्र का जो शासन कार्य है वो मराठी भाषा में हो रहा है। इसी तरह से सपोज करो अपनी राजस्थानी भाषा को भी जिस दिन संविधान की अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा, उस दिन अपनी राजस्थानी भाषा है वो एक विभाषा को हम श्रेणी में हम मानते हुए उसे आगे समझेंगे। तो अपनी राजस्थानी भाषा ना, इसके अंदर जो बोलियां हो गई अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार है। तो इसमें आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि एक जो विभाषा होती है उसमें अनेकों बोलियां प्रचलित रहती हैं, जिनमें शासन कार्य भी संपादित होता है और जिनमें हमें साहित्यिक रचनाएं भी मिल सकती हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम इतना ही अध्ययन करेंगे।